हैं कि लाइबिलिटी फॉर पार्टनरशिप डेट्स के लाइबिलिटी कब होगी पार्टनरशिप के लॉसेस में या डेट्स में। तो द फर्म इज लायबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय अ पार्टनर इफ ही वाज एक्टिंग विद इन हिज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी। फर्म जो है वो लायबल होगी हर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अगर पार्टनर ने उस फर्म के पार्टनर ने किया है विद इन हिज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर अंदर पार्टनर ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया फर्म उस सब के लिए लायबल होगी। लेकिन दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर फर्म जो है वो लायबल नहीं होगी। ठीक है, फर्म बाउंड नहीं होगी इम्प्लाइड अथॉरिटी से। ठीक है, क्या वो सिचुएशन है? द फर्म इज नॉट बाउंड बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इफ द थर्ड पार्टी नोज दैट पार्टनर हैज नो एक्सप्रेस अथॉरिटी। अगर तीसरी पार्टी को ये पता है कि पार्टनर की कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी, उससे उन्होंने उसके साथ डीलिंग की है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो फर्म जो है उसके लिए लायबल नहीं होगी। जैसे कि अबव जो केस था उसमें अब तीसरी पार्टी को जो है वो फाइनेंस कंपनी को नहीं पता था क्या ये गाड़ियों में डीलिंग जो है इसकी अथॉरिटी नहीं थी। उसने ये तो एज्यूम किया था ना कि इम्प्लाइड है, पेरेंट है। ठीक है, तो अगर उसको पता होता फाइनेंस कंपनी को कि यार गाड़ियों की डीलिंग मना है, ये लोग नहीं करते, और स्टिल अगर वो करता, तो फिर जो है बाकी जो पार्टनर है यानी कि स्लीपिंग पार्टनर है वो लायबल नहीं होता। उससे पहले यही बात की हुई है। दूसरी बात ये की है कि द पार्टनर हैज नो एक्सप्रेस अथॉरिटी। अगर पार्टनर की कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है और थर्ड पार्टी जो है वो जो है वो उसको पता है कि ये पार्टनर इसके पास कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, और वो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि ये पार्टनर है बेसिकली। ठीक है, यानी कि उनको पता है कि ही इज नॉट अ पार्टनर, वो इस बात को भी मानने के लिए रेडी नहीं है कि दैट ही इज नॉट अ पार्टनर, उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी भी नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में भी फर्म जो है वो लायबल नहीं होगी। ठीक है, तो नॉर्मली फर्म लायबल होती है अगर एक पार्टनर अपनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर अंदर काम करता है। लेकिन अगर ये दो सिचुएशन है तो फर्म लायबल नहीं होगी। फर्म या बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, वो पर्सनली लायबल होगा। इसके बाद है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट हमने एजेंसी बेस्ड टॉपर में पढ़ा था कि जहां पर प्रिंसिपल ये होल्ड आउट करता है, ऐसे शो करता है, इंप्रेशन देता है कि यार ये मेरा एजेंट ही है, बेशक उनके दरमियान एग्रीमेंट ना हो, तो उसको आप एजेंसी बेस्ड टॉपर बोलते थे। तो होल्डिंग आउट वही कॉन्सेप्ट है कि हर वो बंदा बेसिकली जो कि अपने अल्फाज या कंडक्ट से ऐसा ऐसा शो करे। ठीक है, कि मैं जो है एक बंदे के साथ पार्टनरशिप में हूँ। ठीक है, मतलब जस्ट शो ऑफ करे कि मैं सर पार्टनरशिप में हूँ, तो वो बंदा भी लायबल होगा अगर कल को थर्ड पार्टी ये बिलीव करते हुए कि यार ये बंदा भी साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व था, डीलिंग कर ले, तो वो बंदा भी लायबल होगा। होल्डिंग आउट का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अपने इंप्रेशन से ऐसा, अगर कोई बंदा ऐसा इंप्रेशन दे, इंप्रेशन बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, कि वो एक पार्टनरशिप का हिस्सा है। ठीक है, जैसे तीन बंदे आपस में उनकी गुफ्तगू ऐसे चल रही है, चौथा बंदा देख रहा है कि वो ऐसे कंडक्ट उनका और उनके वर्ड से ये चीज शो हो रही है कि यार इन लोगों की आपस में कोई पार्टनरशिप है, तो बेशक इन लोगों की आपस में कोई पार्टनरशिप नहीं हो। ठीक है, तो स्टिल अगर वो चौथा बंदा कोई डीलिंग करता है तो वो तीनों जो है जो शो ऑफ कर रहे थे यार हम लोग पार्टनर हैं, उस तीनों के तीनों लायबल होंगे। ठीक है, जैसे कि केस है 1863 का कि जी जो है वो कॉर्नवॉल मीटिंग थी, पार्टी थी, उसमें गया टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन टिन माइन बिलोंगिंग टू एक्स। जी के एक्स के पास कोई डिस्कशन कर रहे थे कि यार टिन माइन है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, जी और एक्स के दरमियान तो कोई आपस में बेसिकली कुछ भी नहीं हुई, डीलिंग नहीं हो सकी। लेकिन जब वो जी कॉर्नवॉल में था, उस पार्टी में था, ही वॉज इंट्रोड्यूस बाय एक्स टू एम। फिर एक्स ने जी को जो है एम से इंट्रोड्यूस करवाया, एक्स ने जी को एम से इंट्रोड्यूस करवाया। देखें वर्ड्स क्या कहे, अ जेंटलमैन डाउन फ्रॉम लंदन, अ मैन ऑफ कैपिटल। एक्स ने एम यानी कि थर्ड पार्टी को कहा कि ये जी है, ठीक है, ये जेंटलमैन है, ये लंदन में, और मैन ऑफ कैपिटल है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि उसके पास अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, मेरा फ्रेंड है, इज अ मैन ऑफ कैपिटल। उसने ऐसे, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़े फैक्ट्स बताए हुए ना, तो उसने ऐसे इसको शो किया कि हम लोग आपस में डीलिंग करते हैं, ये बड़ा अमीर बंदा है। सही है। अब एम जो है एक्स की इस बात पे बिलीव करते हुए लेटर ऑन उसने जी को कुछ ना कुछ, एम लेटर गेव एक्स क्रेडिट। एम ने फिर एक्स को क्रेडिट दिया। क्यों क्रेडिट दिया, क्यों लोन दिया, ये बिलीव करते हुए कि ये जी के साथ पार्टनरशिप में है, क्योंकि एम ने यही शो ऑफ किया ना कि यार हम लोग आपस में बेसिकली डीलिंग कर रहे हैं, हमारी आपस में डील है, और जी जो है ये मैं इसको जानता हूँ, जो पूरे फैक्ट्स थे केस के। ठीक है, ये मैन ऑफ कैपिटल है, इसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो एम ने ये सोचा कि ये लोग आपस में जो है क्या है, पार्टनरशिप में। ठीक है, और इस बात पे बिलीव करते हुए एम ने एक्स को क्रेडिट दे दिया। ठीक है, लोन दे दिया। अब बाद में ये हुआ कि वो लोन जो है वो बेसिकली उसने रिटर्न नहीं किया, तो एम ने जी को सू कर दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो उसने इंट्रोडक्शन कराया था जी का, तो जी को वहीं पे जो है अपनी ट्रू पोजीशन का बता देना चाहिए था कि जो इंप्रेशन उसकी बातों से लग रहा था, एक्स की बातों से,
कि यार मैं कि हो सकता है उसकी बातों से, बल्कि उसको तो ऑब्वियसली वहां पर मौजूद था, ऐसा लग रहा था, कोर्ट ने कहा है कि इंप्रेशन जा रहा था कि एम यही सोचेगा कि जी और एक्स की आपस में पार्टनरशिप है, ठीक है। तो जी का काम था वहां से उस चीज को क्लियर करना, जो कि उसने नहीं किया, ठीक है। तो इस एम ने यही सोचा कि जी और एक्स की आपस में पार्टनरशिप है, इसीलिए जी भी लायबल होगा, ठीक है। जी भी उन डेट्स के लिए लायबल होगा। ये है कि अगर आप होल्ड आउट करते हो, ये इंप्रेशन देते हो कि आपका ऐसा इंप्रेशन जाता है कि ये आप इसके पार्टनर हो, ठीक है। अगर आपके सामने कोई ऐसा इंप्रेशन देता है तो आपको उसी वक्त क्लियरली जो है अपनी ट्रू पोजीशन को शो कर देना चाहिए। थर्ड बंदे को ऐसा बिलीव नहीं होना चाहिए। ये रियल लाइफ केस था, तो इससे होपफुली आपको होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसके बाद है लाइबिलिटी इन टॉर्ट। तो विकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे एम्प्लॉयमेंट के कॉन्डक्ट में कोई गलती करता है, कोई टॉर्ट करता है, कोई सिविल रॉन्ग करता है, तो वो पूरा वो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह पार्टनर्स का भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि अगर पार्टनर जो है अपने पार्टनरशिप बिजनेस के दौरान कोई एक पार्टनर जो है वो कोई टॉर्ट कमिट करता है, कोई सिविल रॉन्ग कमिट करता है, तो सारे के सारे जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस लॉस के लिए। अगर मनी या प्रॉपर्टी किसी की मिस एप्लीकेट होती है, फॉर एग्जांपल गुम जाती है, या मिस एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई उसमें करप्शन कोई ना कोई पार्टनर करता है, बेसिकली कोई लॉस करवा देता है किसी का प्रॉपर्टी में, कोई प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर करता है, उसमें लॉस करवा दिया, नुकसान करवा दिया, पैसे घुमा दिए, तो फिर क्या होता है, पार्टनरशिप लायबल होता है। पार्टनरशिप इज लायबल टू मेक गुड द लॉस विद थर्ड पार्टीज मनी और प्रॉपर्टीज मिस अप्लाइड। जब तीसरी पार्टी की मनी और या प्रॉपर्टी कोई नुकसान होता है, गुम जाती है, नुकसान होता है पार्टनर की वजह से, तो पार्टनरशिप लायबल होती है। आफ्टर बीइंग रिसीव्ड बाय अ पार्टनर विद इन हिज एक्चुअल अपेरेंट अथॉरिटी। अगर वो पैसा जो है या प्रॉपर्टी पार्टनर ने रिसीव की है अपनी एक्चुअल या अपेरेंट अथॉरिटी में, या फर्म की कस्टडी में, जैसे फर्म के बैंक अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ था, या फर्म की कस्टडी में वो प्रॉपर्टी थी, उससे उस प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, वो पैसा मिस अप्लाइड हो गया, चोरी हो गया, गलत जगह पे यूज हो गया, तो फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी उस थर्ड पार्टी के लॉस को कवर अप करने की, ठीक है। अब कौन कौन से पार्टनर्स लायबल होते हैं अब हम वो देखते हैं। जनरल रूल तो ये है कि हर पार्टनर जो है वो जॉइंटली और सिविली लायबल होता है, ठीक है। आउटसाइडर जो होता है बंदा, वो एक पार्टनर को भी सू कर सकता है और पूरी फर्म को भी सू कर सकता है, ठीक है। जो यहाँ पर एक चीज लिखी है कि द सिविल लाइबिलिटी एक्ट प्रोवाइड दैट अ जजमेंट अगेंस्ट वन पार्टनर डज नॉट बार अ सब्सिक्वेंट एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टनर। अगर कोर्ट ने एक पार्टनर के अगेंस्ट जजमेंट दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जजमेंट सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट होगी या सब्सिक्वेंट आपको मजीद कोई एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं। एक आउटसाइडर है वो एक सिंगल पार्टनर को भी सू कर सकता है और एक पार्टनरशिप को भी सू कर सकता है। एक पार्टनर को उसने सू कर दिया, क्लेम कर दिया, उसको लॉस मिल गया, दैट्स इट। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बारी बारी हर पार्टनर पे एक्शन लेगा, नहीं, एक को कर दिया, दैट्स इनफ, ठीक है। न्यू पार्टनर जो होता है, जनरल रूल क्या हो गया कि हर पार्टनर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होगा हर नुकसान के लिए अगर कोई हो गया पार्टनरशिप के दौरान। न्यू पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर डेट्स इनकर्ड बिफोर दे बिकम अ पार्टनर। न्यू पार्टनर जो है वो लायबल नहीं होंगे डेट्स के लिए, उनके पार्टनर बनने से पहले जो भी डेट्स हैं उनके लिए वो लायबल नहीं होंगे, ऑब्वियसली उस वक्त वो पार्टनर नहीं थे। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर एनी डेट इनकर्ड वाइल ही वाज अ पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसकी रिटायरमेंट से पहले जब वो काम पे था उसके दौरान जितने भी जो भी डेट्स थे उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ नो नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज गिवन, द फर्म कंटिन्यूज टू बी बाउंड बाय हिज एक्शंस एज ही इज स्टिल बीइंग हेल्ड आउट एज अ पार्टनर। एक पार्टनर था, वो जो है वो डीलिंग शीलिंग करता था, वो रिटायर हो गया। अब जब वो डीलिंग करता था, उस डीलिंग से एसोसिएटेड कोई डेट था, अगर वो डेट आ गया, लॉस हो गया, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। जब वो पार्टनर था उस दौरान जो भी डेट्स आए उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा जॉइंटली एंड सिवियरली। अगर फॉर एग्जाम्पल वो रिटायर हो जाता है, अगर वो रिटायर हो जाता है लेकिन वो नोटिस नहीं अभी देता, तो स्टिल जो है बायर वालों के लिए, बाकियों के लिए भी, तो वो स्टिल सिर्फ पार्टनर ही होगा, तो वो स्टिल रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब ये है कि जो बंदा रिटायर होता है उसको नोटिस भी देना है, ठीक है। वेर अ थर्ड पार्टी डील्स विद अ पार्टनरशिप आफ्टर अ चेंज इन पार्टनर्स। अब थर्ड पार्टी जहां पर डीलिंग कर रही होती है पार्टनरशिप के साथ, जहां पर पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, ऑल ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द ओल्ड फर्म्स आर स्टिल ट्रीटेड एज पार्टनर्स। हर पार्टनर जो है पुरानी फर्म का वो पार्टनर ही ट्रीट होगा, अनलेस द थर्ड पार्टी रिसीव नोटिस ऑफ द चेंज। जब तक थर्ड पार्टी को आप नोटिफाई नहीं करते, जो प्रीवियस कस्टमर आपके होते हैं उनको आपने एक्चुअल नोटिस देना है, और जो थर्ड पार्टीज जो कि अभी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है उनको भी आपने नोटिफाई करना है। एक मैगजीन है उसमें आपने बताना है कि जी ये वाला पार्टनर जो है अभी इज नो लॉन्गर अ पार्टनर, ताकि थर्ड पार्टी को जो है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है उनको भी पता हो कि यार ये बंदा पार्टनरशिप छोड़ के जा चुका है। तो चेंज इन पार्टनर का मतलब ये होता है कि अगर एक थर्ड पार्टी यानी कि आपके कस्टमर है आपके साथ डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी नजर में जितने भी पार्टनर्स हैं, जो पुराने थे फर्म के पार्टनर्स, बेशक वो छोड़ के जा चुके हैं, वो उनकी नजर में स्टिल पार्टनर्स हैं। अगर
अगर आपने उनको नोटिफाई नहीं किया कि यार ये बंदा जा चुका है, तो जो आपके कस्टमर्स होंगे उनको आपने एक्चुअल नोटिस देना है। उनको एक्चुअल नोटिस देके बताना है कि यार हम लोग पहले 5 बंदे थे, फलाना फलाना बंदा चला जा चुका है, ये पार्टनर नहीं है। ठीक है। अगर उसने ये नोटिस नहीं दिया जो बंदा जा चुका है, तो स्टिल वो भी लायबल होगा। और जो लोग अभी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, जिनके साथ आप मतलब अभी रिसेंटली डीलिंग नहीं कर रहे, उनको भी आपने नोटिफाई करना है। कैसे करना है? लंदन गेजेट एक मैगजीन है, वहां पर आपने मेंशन करना है कि ये जो पार्टनरशिप थी टूट चुकी है, अब ये लोग रिस्पॉन्सिबल, ये लोग पार्टनर नहीं है। इसको आप कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हो। तो नोटिस आपने देना है। ठीक है। नोटिफिकेशन मस्ट टेक प्लेस प्रायर टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले आपने नोटिफाई करना है। इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज टू अवॉइड लाइबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अगर रिटायरिंग पार्टनर ने जो लाइबिलिटी एग्जेम्प्ट करनी है, यानी कि अपने आप को लाइबिलिटी से बचाना है, तो उसने रिटायरमेंट से पहले नोटिफिकेशन ये दे देनी है कि मैं जो है रिटायर हो रहा हूँ, आई एम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस फर्म, ताकि वो लाइबिलिटी को अवॉइड कर सके। इसके बाद नोवेशन एग्रीमेंट के थ्रू भी लाइबिलिटी अवॉइड हो जाती है। ठीक है। नोवेशन का मतलब ये होता है कि जो लाइबिलिटी होती है फर्म की करंटली, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर या नया आने वाला पार्टनर जो है, वो खुद बोल देता है कि यार जो पुराना पार्टनर था उसकी उसकी जो लाइबिलिटी है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इसको आप नोवेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। A creditor agrees with outgoing, continuing, or incoming partners that the liability for existing debt will be that of the continuing and incoming partners. 4 लोग पार्टनरशिप में थे, एक बंदा छोड़ के जा चुका। अगर अब क्रेडिटर क्रेडिटर यानी कि जिसने आपको लोन दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, जिसके जिसका डेट आपने देना है, अगर वो एग्री कर जाता है, आउटगोइंग बंदा जो जा भी चुका है या जो बंदा आ रहा है जो करंटली मौजूद है, उनके साथ वो एग्रीमेंट कर लेता है कि यार चलो जो जा चुका है वो ठीक है, अभी जो तुम लोग करंटली मौजूद हो और नया जो बंदा है, उन सबसे डिस्कशन कर लेता है कि तुम लोग लायबल होगे। तो अगर वो एग्री कर देते हैं तो इसको आप नोवेशन बोलते हो, नोवेशन एग्रीमेंट। नोवेशन एग्रीमेंट के थ्रू जो आउटगोइंग पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी रिमूव हो जाती है, और जो इनकमिंग पार्टनर आता है वो लायबल हो जाता है। ठीक है। बेशक वो डेट उसके पार्टनर बनने से पहले का हो, लेकिन सिर्फ वो लायबल हो। ठीक है। इंडेमनिटी जो है उसका क्या मतलब होता है? एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी होता है ये भी कि द कंटिन्यूइंग और इनकमिंग पार्टनर्स में एग्री टू इंडेमनीफाई द आउटगोइंग पार्टनर अगेंस्ट डेट इनकर्ड प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट। इंडेमनिटी भी एक तरह से यही एग्जेम्पशन होती है। जो पार्टनर जा चुका होता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो करंटली मौजूद होते हैं और इनकमिंग पार्टनर्स आपस में एग्री कर लेते हैं कि यार इस बंदे के ये डेट्स थे, तो इसको हम इंडेमनीफाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। बेशक वो प्री रिटायरमेंट थी या पोस्ट रिटायरमेंट, तो ये इंडेमनिटी कहलाता है। नोवेशन एग्रीमेंट क्रेडिटर के साथ होता है, इंडेमनिटी ये लोग आपस में डीलिंग कर लेते हैं, पार्टनर्स जो फर्म के होते हैं। डिसोल्यूशन यानी कि पार्टनरशिप का एंड कब होता है? 2 तरीकों से होता है, विदाउट कोर्ट ऑर्डर और विद कोर्ट ऑर्डर। इस सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। क्या क्या कंडीशंस हो, क्या क्या सिचुएशंस हो? अगर आपने 2 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, फिक्स टर्म था, अब वो 2 साल गुजर गए, तो पार्टनरशिप खत्म होगी, डिसॉल्व होगी। एक जो पार्टनर था उसने नोटिस दे दिया कि जी आई एम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया तो वो पार्टनरशिप खत्म होगी। 4 पार्टनर्स थे, एक ने नोटिस दे दिया कि मैं पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो अब 3 पार्टनर्स जाएंगे ना, तो जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म होगी, अब न्यू पार्टनरशिप आ जाएगी, तो पुरानी वाली हेड डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड, अगर एक पार्टनर जो है वो मर जाता है या बैंक हो जाता है, कोई पार्टनर मर जाता है, बैंक हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल यूजली मेक प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप टू कंटिन्यू इफ अ पार्टनर शुड डाई। हाँ, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये पहले से प्रोविजन बनी हुई थी कि अगर एक पार्टनर जो है वो मर गया या बैंक हो गया, तो स्टिल वो पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी, तो ये एक्सेप्शन होगी। ठीक है। और फोर्थ है जहां पर कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप वुड बी इलीगल, कि पार्टनरशिप को अब आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, वो इलीगल होगा। जैसे आपका जो सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, वो एक्सपायर हो जाए, तो आपकी एक लॉ पार्टनरशिप है, आप लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो पार्टनरशिप का जो सर्टिफिकेट है, बेसिकली आपका जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाए, जाहिर सी बात है वो एक्सपायर हो गया, तो पार्टनरशिप वो काम कर ही नहीं सकती जिस मकसद के लिए वो बना हुआ है, वो इलीगल हो जाएगा। तो फिर आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अब कुछ सिचुएशन है जहां पर कोर्ट कोई इन्वायरमेंट होती है, कोर्ट खुद जाके पार्टनरशिप को एंड करती है। ठीक है। क्या क्या सिचुएशन है? जहां पर एक पार्टनर जो है वो मेंटल उसको डिसऑर्डर हो जाता है या परमानेंटली वो इनकेपेबल हो जाता है, फॉर एग्जांपल अब वो नो लॉन्गर इन अ पोजीशन है टू रन द पार्टनरशिप, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आके पार्टनरशिप को खत्म कर जाती है। पार्टनरशिप ऐसी पार्टनर कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जो कि बिजनेस के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है। अगर एक आध पार्टनर को ऐसा काम कर रहा है जो कि बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो बाय कोर्ट ऑर्डर जो है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनर बार बार अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रीच कर रहा है, तो कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोर्ट उस पार्टनरशिप को खत्म कर देती है। पार्टनर ऐसे करतूत कर रहा है बेसिकली जो कि रीजनेबल नहीं है, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अब हम जो है वो उसके साथ मजीद डीलिंग कर सके रिमेनिंग पार्टनर, कोर्ट तब भी आके उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देती है।
अगर बिजनेस जो आप लोग कर रहे हो वो लॉस ही हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, कोर्ट को भी नजर आ रहा है और हमें पार्टनर्स गारंटी को भी नजर आ रहा है कि यार हम आगे भी जितना भी चलते रहे नुकसान ही नजर आ रहा है, तो कोर्ट इन्वॉल्वमेंट करके पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देती है। इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू डू सो। अगर कोर्ट को लगता है कि यही फेयर है, ठीक है, तो फिर कोर्ट बाय कोर्ट ऑर्डर डिसॉल्व कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, चार पार्टनर्स हैं, आपस में लगातार लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे केसेस कर रहे हैं, तो कोर्ट को पता है कि अब ये पार्टनरशिप नहीं चल सकती, तो फेयर तरीका यही है कि इस पार्टनरशिप को खत्म कर दें। इन सिचुएशन में कोर्ट इन्वॉल्व होगी, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर लोगे। पार्टनरशिप को जब आप डिसॉल्व करोगे तो जो एसेट्स बच जाएंगे उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप विल बी यूज्ड टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो जो एसेट्स होंगे उनको बेचेंगे हम पार्टनरशिप के, ठीक है, जो भी बिजनेस के ऑफिस होंगे, दफ्तर होंगे, उसमें जितना भी सामान सामान सब कुछ इसको हम बेच बूझ के जो है हम पार्टनरशिप के डेट्स को जो है वो पे ऑफ करेंगे, ठीक है। एज पार्टनरशिप डज नॉट हैव एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस, क्योंकि पार्टनरशिप का लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस वाला एडवांटेज नहीं होता जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स में होता है, हम जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द प्रोसीड्स ऑन द सेल ऑफ एसेट डज नॉट कवर द डेट्स, देन पार्टनर्स पर्सनल वेल्थ विल बी कॉल्ड अपॉन टू मेक अप शॉर्टफॉल। मैंने आपको बताया है कि हम इस चैप्टर में जो भी कुछ भी पढ़ रहे हैं वो जनरल या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के हवाले से पढ़ रहे हैं, जहां पर हर पार्टनर जो है अनलिमिटेडली लायबल होता है, ठीक है। तो अगर एसेट्स इनफ नहीं है, यानी कि एसेट को बेच के पैसे इतने नहीं है कि लोगों का नुकसान आप उसकी तलाफी कर सकें, तो पार्टनर्स को जाती तौर पर अपने पर्सनल पैसे जो है उनके थ्रू जो है वो शॉर्टफॉल को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड्स कैसे पे ऑफ होती है, यानी कि जब आप सामान वगैरह बेच चुके होते हो जो पैसे मिलते हैं उनको आप कैसे पे ऑफ करते हो? सबसे पहले जो बाहर के लोग होते हैं आप उनको पैसे देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो पार्टनर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा यानी कि अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा फर्म को कुछ दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर ने कोई लोन दिया हो तो वो लोन उसको पहले रिटर्न करेंगे, ठीक है। थर्ड, फिर जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पैसे वापस करेंगे, जिसने 10-50% पैसे लगाए हुए थे तो जो पैसे बच जाएंगे इन इन दो को सेट ऑफ करके जो रिमेनिंग पैसे बच जाएंगे उसका 50% उस पार्टनर को आ जाएगा, जिसने 30 लगाए हुए थे उन पैसों का 30% आ जाएगा, जिसने 20 लगाए हुए थे उस हिसाब से, ठीक है। स्टिल अगर कुछ बच जाता है तो वो अगेन इन तीनों चीजों को सेटल आउट करने के बाद भी अगर कोई पैसे बच जाते हैं, ठीक है, तो जो पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे वो जिस हिसाब से प्रॉफिट शेयर करते थे ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं, ऊपर हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के जिस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया था उस हिसाब से डिवाइड होंगे। इधर हम जो बच जाएगा वो हम जिस हिसाब से वो प्रॉफिट शेयर करते थे उस हिसाब से शेयर करेंगे, ठीक है। अगर एसेट्स इनसफिशिएंट है डेट्स को मीट करने के लिए, ठीक है, अगर पहले ही जो आउटसाइडर को आपने पैसे देने थे वही आप नहीं दे सकते, तो जो पिछले साल के प्रॉफिट्स जो थे वो जो है वो और पार्टनर्स का जो कैपिटल है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके थ्रू जो है ना उस शॉर्टफॉल को मीट करेंगे। अगर तो आपके पास एसेट से पैसे जो आ रहे हैं वो भी इनसफिशिएंट है कि आप बाइबल लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो जो पिछले साल का आपको प्रॉफिट बनता था वो और पार्टनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो उसको इस्तेमाल करते हुए आपने वो पैसे जो है रिटर्न करने आउटसाइडर्स को। स्टिल अगर वो पैसे इनफ नहीं है तो पार्टनर्स को अपनी जेब से वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, किस हिसाब से? जिस हिसाब से वो प्रॉफिट शेयर करते थे उस हिसाब से। तो ये है कि जब आप डिसॉल्व करते हो पार्टनरशिप को तो कैसे आपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जितना कुछ भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है, वो सारा हमने जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के हवाले से पढ़ा है, सही है। लिमिटेड पार्टनरशिप के हवाले से सिर्फ ये 4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, सही है, वही है। बाकी सारे हमने जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के हवाले से पढ़ा है। लिमिटेड पार्टनरशिप के हवाले से ये वाले पॉइंट्स हैं जो कि लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907 कवर करता है। बाकी सारे हमने जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के हवाले से पढ़ा है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में, सही है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो गया।